जूही जी, आज तो आपको बड़ा खुशी का दिन होगा। आमतौर पे जब आप डिबेट में जाती हैं, तो सब जी। हमला करते हैं कि समाजवादी पार्टी ने ये किया, वो किया, अगर सपा पे जब विषय होता है। आज आपको लग रहा होगा कि पहली बार आप ऐसी डिबेट में बैठी हैं जहाँ पे आपकी तारीफ हो रही है। लेकिन आपका मुकाबला ऐसी पार्टी से जो आपको इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि आपके टाइम में भ्रष्टाचार की साइकिल चलती थी, पूर्वांचल में। तमाम उन्होंने आपकी पार्टी के भ्रष्टाचार गिनाए आज प्रधानमंत्री ने। लेकिन सकून की बात है कि 2 बड़े नेता आ गए आज आपकी पार्टी में। क्यों आ रहे हैं पार्टी में, आपके क्या लग रहा है? बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा। ये बैकवर्ड पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं आप लोग? अब संजय जी, एक तो एक पूरा परिप्रेक्ष्य मैं कहूँ, पूरा रोड मैप बदल रहा है। प्रधानमंत्री और मुद्दों की बात करें, और जब मंच पे हो उत्तर प्रदेश में, तो कोई इमोशनल अपील न करके दिमागी बुखार की बात करे और कहें कि हमने ये कार्य किया है, जबकि उनको अच्छी तरह पता है कि सिचुएशन क्या है। इसी से हम समझ सकते हैं कि मुकाबला कितना कड़ा है। चुनौती हमारे ऊपर, हमारे सामने बहुत गंभीर है और कठिन है। भारतीय जनता पार्टी एक इलेक्टोरल मशीन बन चुकी है, जिसके ना कोई आइडियोलॉजी है, ना विचारधारा है। उनका लक्ष्य एक ही होता है कि हमें चुनाव जीतना है, और चुनाव जैसे भी मर्जी आए वैसे जीतना है। चाहे विधायक जीत जाए, चाहे सर्टिफिकेट ना मिले, चाहे जीती हुई पार्टी के विधायक को वो तोड़ दे, ऐसा हमने अन्य प्रदेशों में देखा है। तो ना ये चुनौती एक तो पहले है कि हम बहुमत लाएं, दूसरी बात ऐसा प्रचंड बहुमत लाएं कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कोई अवसर न मिले। जो नेता ज्वाइन कर रहे हैं, आज 2 नेता हैं, बड़े नेता हैं, इनका जनाधार रहा है और चुनावी राजनीति में वो सक्रिय रहे हैं। ये लोग कोई केवल राज्यसभा या एमएलसी या मैं कहूँ कि अपर हाउस के नेता नहीं है, एक मासेस के नेता है। तो समझ सकते हैं वो जनता की नब्ज, और ये भी समझ सकते हैं कि इस समय अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं, तो सियासी लाभ के साथ साथ आगे का भी एक भविष्य, और जो आप कह रहे हैं कि सियासत में उनकी भागीदारी सुनिश्चित और सम्मानित रहेगी। कोशिश मैंने भी की है जमीन पर जाने की, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का आकलन कहीं ना कहीं गलत है। वो सोचते हैं कि प्रधानमंत्री से सब सेटिस्फाइड है, और अगर योगी जी से या उनकी दुर्व्यवस्था से या उनके न काम करने से लोगों में रोष है, तो कुछ बड़ी बड़ी बातें करके, या जो 2 मुद्दे हम हमेशा, या 3-4 मुद्दे देखते हैं, हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति को डिस्कस करने लगते हैं, या तो हम धर्म को डिस्कस करने लगते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के तो यही 2 प्लैंक हैं, वो बहुत कारगर नहीं हो रहे हैं। महंगाई इतनी है, आर्थिक व्यवस्था इतनी चरमरा गई है, कोरोना काल में जो स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हैं, और जो सरकारी तबके से मदद नहीं मिली है, उससे मुखर है लोग। जब मैं जरूर मुझे लोग जानते होंगे, लेकिन मेरे कुछ मित्र थे जो बनारस में भी ट्रैवल कर रहे थे टैक्सी में, और उन्होंने टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि भाई इस बार किसको वोट दोगे? तो उसने कहा भारतीय जनता पार्टी को तो बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि 2 बार उनको वोट दे चुका हूं, और जो भी हमारी आकांक्षाएं हैं न तो वो पूरी हुई, न कोई पूछने आया। तो ऐसा एक बड़ा तकपक है जिसने विश्वास किया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी उत्तर प्रदेश को विश्वास के बल पे जीता था। मुख्यमंत्री ने तो खैर चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन अगर बात करें हम 2017 की भी, तो एक संकल्प पत्र था जिसमें बड़े बड़े वायदे किए गए थे। तब से लेकर 4.5 पौने 5 साल अब होने को आए हैं, एक भी वायदा ही नहीं पूरा हुआ। जनता भी अच्छी तरह समझ गई है कि अगर समाजवादी पार्टी के काम है, तो उनको दोबारा से लोकार्पण करना, उनको दोबारा से इनॉग्रेशन करना। जैसे उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे कोई कुछ भी कहे, सोचती है, और सोचने का पूरा मादा उस पर रहती है, और अचानक आप लोगों की सोच पर रोक लगा दे, जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मेरा ये स्पष्ट इल्जाम है। और जो लोग भी सोचते हैं कि आप हमारी सोच को निर्धारित करना चाहते हैं, आप हमारे बोलने को निर्धारित करना चाहते हैं, आप कर्मचारियों को निर्धारित करना चाहते हैं, और एक भय जो लोगों में फैल गया है, जो अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा कि अचानक देश बेच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो एक पहले डिमोनेटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट प्रधानमंत्री मोदी ने दिया कि सब लोग एक हैं, और मैंने बहुत अमीर और बहुत बड़े लोगों का पैसा भी जब्त करा लिया। एक परसेप्शन उनका यही था, बाकी जो भी वो डिक्लेयर करे, परसेप्शन लोगों में ये क्रिएट किया, वो बदल गया है। आपका एयरपोर्ट कुशीनगर का लोकार्पण के समय ही किसी प्राइवेट हाथों में बिक जाता है। अन्य भी संसाधन जो सरकारी क्रिएट हुए थे, जो सरकारी नौकरियां देते थे, जो मुझे लगता है भारतवर्ष में एक
द ओनली सिक्योर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड रहा था, जिसमें लोग एक सम्मानित जिंदगी को व्यतीत करते थे। वो सारे उपकरण आप प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कहें कि हम उसके लिए टीके के लिए पैसा जुड़ा रहे हैं, या फिर हम जो क्या मोनेटाइज कर रहे हैं एसेट्स को, तो ये बड़ी बड़ी बातें हैं। साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम, सिलेंडर के दाम, महंगाई और एक बढ़ती सुरक्षित मैं कहूँ रोजगार न होना, ये लोगों के माइंड पे प्रे कर रहा है। महिलाएं जो है वो बहुत भारी मात्रा में अब रोजगार के क्षेत्र से बाहर हो गई है। उनको कोई तरीका नहीं दिख रहा कि वो कैसे उसको रीएंटर करें, क्योंकि अन्य जिम्मेदारियां इतनी अधिक हो गई हैं। और बहुत देर तक जो भी घोषणाएं हुई थी, अब अचानक भारतीय जनता पार्टी अगर कह रही है कि हम टैबलेट देंगे, तो थोड़ी देर हो गई है। और लोग समझ रहे हैं, हम मानते हैं कि 2017 में हमारा नारा था काम बोलता है, उस पर हमने चुनाव लड़ा, हम भी उसी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक रणनीति में बदलाव जरूर आया है। जातियों के बड़े बड़े नेता जिनसे बातचीत चल रही है, जो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को अगर अपनी पहली पसंद बता रहे हैं और चुनाव के बहुत पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये कोई चुनावी शामिल होना नहीं, अभी चुनाव फिर भी मैं कहूँ 3-4 महीना दूर है, तो ये एक मैसेज है। और भारतीय जनता पार्टी इस मैसेज को कितना डिकोड कर पाएगी कि चुनाव एक मशीनरी नहीं है, उसमें कुछ अन्य चीजें भी इन्वॉल्व होती हैं, ये देखने की बात है। जी जूही जी, लेकिन एक बदलाव आ रहा है कि वो अखिलेश यादव जो चुनाव लड़ने जाते थे, कभी टैबलेट के बल पर, कभी अपने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के बल पर, अपने इंटरनेशनल स्टेडियम के बल पर और आईटी सेक्टर में तमाम बड़े कामों के बल पर, अब वो अखिलेश यादव डेवलपमेंट की जगह पिछड़ी राजनीति करने लगे। क्या ये उचित है? एक पढ़े लिखे इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया नेता वो भी बैकवर्ड राजनीति कर रहा है, क्योंकि पिछले 6 महीने में अखिलेश यादव की राजनीति पूरी पिछड़ी जाति पे फोकस रही है और कामयाब भी हुए हैं आप लोग। समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों को एकजुट किया है। तो एक डेवलपमेंट से, टैबलेट से और पिछड़ी जाति तक का नेता बनने का सफर कैसा है अखिलेश यादव? ऐसा सफर एक बहुत बड़ा बदलाव भी होता है। जब 2012 में हमने सरकार बनाई और उसके पहले भी, तो ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा दलितों, पिछड़ों, ऐसे वर्गों की जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ऐसी महिलाओं की जिनकी आवाज विधानसभा या लोकसभा में नहीं पहुंच पाती, उनको वहां भेजने का प्रयत्न किया और कोशिश की। अब जरूर एक पिछड़ों की राजनीति हम खुलकर कर रहे हैं, क्योंकि अधिकार भी उनके बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी दलितों और पिछड़ों का प्रयोग करके और बैकडोर से आप अगर उनके आरक्षण को ही खत्म कर रहे हैं, जो एक अधिकार है, तो कहीं ना कहीं चोट लगती है और किसी ना किसी को बोलना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने विकास की राजनीति छोड़ रहे हैं। वो विकास जो सभी के लिए होता है, जब काम दिलाने की बात आए, तो अगर आगरा एक्सप्रेस वे हो, या जो कैंसर हॉस्पिटल हो, हेल्थ सेक्टर हो, 1090 हो, डायल 100 हो, कुशीनगर का एयरपोर्ट हो, मेट्रो हो, HCL हो, ये सारे काम सभी जातियों, सभी धर्मों के लिए हैं और इसी तरह आगे चलते रहेंगे ये काम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन लोगों की, दलित, पिछड़ों या फिर मैं कहूं कि अभ्यर्थियों की बहुत सारी नियुक्तियां लटकी हुई हैं, अगर वो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार क्यों उन पर मुकदमा डाल रही है, क्यों उनके ऊपर लाठी बरसा रही है? ऐसे ही जबरन रिटायर किए जा रहे लोग हैं, चाहे वो बिजली विभाग में हो, चाहे संविदा कर्मचारी को जिनको हटाया जा रहा है, जिनको आपने शायद कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पर कोरोना में एम्प्लॉय किया था, तो उनको आप कैसे सब नौकरियां देंगे? पद आपने कितने क्रिएट किए जो आपने बिल्कुल ही बंद कर दिए? केंद्र सरकार को तो शायद कोई सर्कुलर भी आया है कि अब हम कोई सरकारी पदों का सृजन नहीं करेंगे, जिसका मतलब कि आप सुरक्षित रोजगार का एक जरिया वापस ले रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं और कहीं ना कहीं ये पिछड़ों और दलितों, या मैं कहूँ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों से इसलिए जुड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा इफेक्ट उनके अधिकार हो रहे हैं। जी जूही जी, आप महिला सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आपने लगातार दौरे शुरू किए, इस बीच में कई जिलों में आप गई हैं। महिलाओं, इस बीच में कांग्रेस ने भी 40% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बात की थी। 2 सवाल है। पहले तो जो आप दौरे गए, आप तमाम महिलाओं से मिली, उन महिलाओं की सबसे बड़ी परेशानी क्या थी? पहला सवाल। और दूसरी सवाल कि क्या आपकी पार्टी भी महिलाओं के लिए कुछ सीटें आरक्षित करेगी?
क्योंकि जब महिला आरक्षण बिल आया तो आपके नेताजी ने बिल फाड़ दिया, उसमें कहा कि इसमें पिछड़ों और दलितों का रिजर्वेशन नहीं है। वो महिला बिल जी। आज तक इसलिए फंस गया क्योंकि आपकी पार्टी उस महिला बिल में पिछड़ों की राजनीति ले आई। तो 2 सवाल मेरे से आपसे हैं कि महिलाओं की समस्या क्या है? दूसरा, क्या आपके यहाँ भी कुछ महिलाओं की सीटें आरक्षित होंगी? संजय जी, महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है महंगाई और आर्थिक रूप से उनका कमजोर होना। यदि हम समाजवादी पार्टी पेंशन की बात करते थे तो उनके खाते में पैसा जाता था, तो कहीं ना कहीं उनकी अधिकार, कन्या विद्या दिन की बात करें तो वो अपने बच्चों को पढ़ा पाती थी। 7 लाख साइकिलें वितरण की समाजवादी पार्टी ने, लैपटॉप वितरण किए, 18 लाख, एम्पावर करता था उसमें, बच्चियों और बच्चों में कोई फर्क नहीं किया जाता था। ये सब बातें उठती हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि अगर एक समस्या आप आइडेंटिफाई करें तो वो है महंगाई, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनका घर कैसे चले, और उनका एक जो असंतोष है, जो बार बार, जितनी बार प्रधानमंत्री अब मंच पर जाकर कहेंगे कि मैंने उज्ज्वला योजना लॉन्च की और मैंने अपनी बहनों को खाना बनाने के लिए सिलेंडर दिया, मैं आपको बता दे रही हूँ संजय जी, उतने ही वोट प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में अपने काटेंगे, क्योंकि महिलाएं अच्छी तरह वाकिफ हैं कि उस उज्ज्वला योजना का क्या सच है। जितनी बार आप कहेंगे कि हमने आपको आवास दिए, उतनी बार आप याद दिलाते हैं कि कितने किस्तों में आवास के लिए ऋण जाता है, पहले कंप्लीशन के बाद कितना भ्रष्टाचार है और कितना पैसा अफसरों के हाथ में या बैंकों के हाथ में जाता है, और कितने आवास पूरे होते हैं। तो और ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी भी है कि हर चीज कई लेवल पे करो, कि भाई एक लेवल हो गया एक चुनाव में, फिर आपका कंप्लीशन हो गया, आपको वो नोट करेंगे कि अब जल्दी आपके पास पैसा आने वाला है। तो दुष्प्रचार की भी एक सीमा होती है, और बेरोजगार जो गांव में घूम रहे हैं उससे महिला सुरक्षा बहुत ज्यादा महफूज नहीं है, असुरक्षा बढ़ी है। तो ये मुद्दे हैं, और हम जो लखनऊ में बात करते हैं ये भी बात सही है, ये मुद्दे ना सोनभद्र के हैं ना मिर्जापुर के हैं, बहुत डिफरेंट मुद्दे हैं। वहां पर गरीबी, लोग गरीब होते जा रहे हैं, ये भी लोगों को पता है, और अच्छी तरह पता है कि हमारे आसपास की जमीनें सरकार किसको बेच रही है, या ये हमारा सरकारी संस्थान था, यहाँ पहले ऐसा होता था लेकिन अब ये निजी हाथों में चला गया। बिजली की एक व्यापक समस्या है, और महंगी बिजली खरीदी जा रही है, ये भी बात सही है। तो ये समझना कि जनता मुद्दों से वाकिफ नहीं है, ये गलत है, या केवल धर्म के आधार पर चुनाव अगर लड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, तो ये जो उनकी बहुत भरी मशीनरी है, ट्विटर और सोशल मीडिया या व्हाट्सएप या फेसबुक, इसकी रीच सीमित है, और वो जरूर लड़ सकते हैं। और आपका दूसरा प्रश्न ये था कि महिलाओं को हम कितनी सीटें आरक्षित करेंगे। महिलाओं को हम भागीदारी देंगे, और जितनी जरूरत होगी उतनी देंगे। एक करेक्शन मैं जरूर करना चाहूंगी कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा कोशिश ये की है, और जब महिला आरक्षण बिल भी आया तो उसका आर्ग्यूमेंट ये था कि हम उन वर्गों को प्रतिनिधित्व देना चाहते थे जहां की महिलाओं का लोकसभा और विधानसभा में पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। मेरे लिए अगर कह दें कि मुझे अगर नेविगेट करना है राजनीतिक लैंडस्केप, तो मेरे लिए आसानी होगी, या हो सकता है कि मैं उतनी अग्रेसिव ना हूं, पीछे भी हट जाऊं, लेकिन महिलाएं हैं और महिलाएं अपनी भागीदारी और आवाज दर्ज भी करा रही हैं। तो मुझे लगता है कि हर पार्टी का डिस्कोर्स ये है, और सिंबॉलिक रूप से जो मैं एक चित्र आया था भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें 7-8 सुंदर सुंदर महिला कपड़े पहन के महिलाएं खड़ी थी लखीमपुर के लिटरली एक दिन पहले, और किसी ने भी उस पे से ये नहीं बोला कि किसी अन्य महिला का चीरहरण हो रहा है, या जो हमारी WCD मिनिस्टर हैं वो उत्तर प्रदेश में है भी कि नहीं, कभी कभी मुझे लगता है। तो ये भी जनता को दिखाई देता है। अब एक सशक्त महिला की आवश्यकता है, और समाजवादी पार्टी सशक्त महिलाओं को अवश्य टिकट देगी, जो और उनकी भागीदारी और उनकी आवाज दोनों सुनिश्चित करेगी। जी। लेकिन आप इसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आप बैकवर्ड राजनीति बहुत तेजी से कर रही हैं। आपके, मैं कुछ ट्वीट देख रहा था आपके पार्टी के लोगों के, वो ट्वीट कर रहे हैं कि ये पहली बार ऐसा हुआ कि पिछड़ों से इतनी नफरत की जाती है कि मुख्यमंत्री निवास गंगा जल से धोया गया क्योंकि एक बैकवर्ड नेता रहता था। संदेश साफ है कि एक क्षत्रिय मुख्यमंत्री आया तो उसने एक पिछड़ी जाति के नेता को अपने घर से निकालने के बाद मुख्यमंत्री निवास गंगा जल से धोया। तो ये मैसेज फैला के आप एक संदेश देना चाह रही हैं, जो संदेश ऑलरेडी गांव में पहले से है, थोड़ी हवा दे रही हैं आप कि एक क्षत्रिय ठाकुर ने पिछड़ी जाति के ठाकुर नेता को मकान से निकाल के गंगा जल से धो दिया। ये नया दौर
की राजनीति अखिलेश यादव कर रहे हैं। बैकवर्ड को लाने के लिए आप इस तरह के बहुत साइलेंट अटैक कर रहे हैं। आप राजनीति मर्यादाएं टूट चुकी है और तोड़ी भारतीय जनता पार्टी ने। ये बात सही है कि पहली बार उत्तर प्रदेश में ये मंजर देखा गया कि गंगा जल से इसमें तथ्य तो सब फैक्ट्स हैं, इसमें कोई गलत तो है नहीं कि मुख्यमंत्री ठाकुर हैं, ये भी फैक्ट है। गंगा जल से उन्होंने धुलवाया, क्यों धुलवाया, ये भी फैक्ट है। एक उप पूर्व मुख्यमंत्री को घर से बुरी तरह आपने निकाला ही नहीं, जो उसके बाद का मंजर, उसके घर में आपने मीडिया को एक्सेस दी, उस घर में कोई स्विमिंग पूल नहीं था, आपके पता नहीं व्हाट्सएप ग्रुप्स ने ये प्रचार किया, आपने प्रचार किया कि अखिलेश यादव जी ने करोड़ों रुपए सरकार के उस घर में लगा दिए। तो ये एक बुरा मंजर था। और जब मर्यादाएं टूटती हैं और जब मुख्यमंत्री खुद अपने ट्विटर हैंडल से विपक्ष को अपशब्द कहते हैं, तो फिर दूसरे से भी नहीं ये आशा करनी चाहिए कि हम आपकी मर्यादाओं का आदर करेंगे। और अभी तो मुख्यमंत्री बहुत सुरक्षित है क्योंकि वास्तव में समाजवादी पार्टी पदों का सम्मान करती है। मतलब आप भी फिर वो चिलम वाली बात पे आ जाएंगी, तो समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि हम भी उस मकान में चिलम ढूंढेंगे। तो मुख्यमंत्री अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? क्या वो चिलम पीते हैं? हम तो टोटी अपने ऊपर नहीं लेते क्योंकि हमने कोई टोटी नहीं चुराई है। तो मुख्यमंत्री निवास में चिलम आप लोग किसकी ढूंढेंगे? किसी की ढूंढेंगे, मिल जाएगी तो पता कर लेंगे। एसआईटी तो बताइए, 100 से ज्यादा एसआईटी सेट की गई हैं उत्तर प्रदेश में जिसमें किसी का रिजल्ट नहीं आया है, तो कुछ तो करेंगे ही। लेकिन राजनीतिक मर्यादा और राजनीतिक बहुत मैं कहूँ जो स्टैंडर्ड जो पुराने जमाने में होते थे, उसकी आशा तो अब भारतीय जनता पार्टी या कोई भी अफसर या कोई भी अन्य दल न करे। जो बोलता है फिर वही आगे चलता है। जी।